जी, ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है, रयान है, और ये लम्स में पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है। और इससे जो इसका छोटा भाई है इब्राहिम, वो यूएस में पढ़ रहा है। उसको इस साल हम छोड़ के आए हैं यूमास हैमर्स से, वो भी कंप्यूटर साइंस में अपनी डिग्री कर रहा है। और तीसरा जो है वो इनसे काफ़ी छोटा है, वो अभी 10 साल का है और वो इस्लामाबाद में है। क्योंकि आपको पता है मैं तो इस्लामाबाद में पिछले 10 साल से रह रहा था, तो अब लाहौर आ गया हूँ, तो वो अभी इस्लामाबाद में है। तो ये 3 माशाल्लाह बच्चे हैं। कैसे हैं रेहान? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके बाबा एक कामयाब प्रोफेशनल हैं, बचपन से अब तक उनसे क्या सीखा? मुझे लगता है काफ़ी वेज़ में मेरे लिए एक आइडियल रहे हैं और काफ़ी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं। एक तो वही डिटर्मिनेशन की बात, जो भी काम करना है उसमें अपना 100% देना है। लेकिन एट द सेम टाइम जो बाबा हैं उन्होंने यही सिखाया है कि अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए। कभी किसी तरह का प्रेशर नहीं फील हुआ पढ़ाई का या किसी और चीज़ का। और भी बड़ी चीज़ें सीखी है। मेरा ख्याल है बाबा बड़े खुले दिल के इंसान हैं। जेनरोसिटी जो है उनसे काफ़ी सीखी है। उन्हें सिखाया है जो आप लोगों को देते हो वो आपको 10 गुना वापस मिलता है। और इस तरह के काफ़ी लेसन्स हैं जो मेरा ख्याल है बाबा से सीखे हैं मैंने। बीइंग फादर कैसे हैं? कोशिश करते हैं कि टाइम दें। आजकल भी काफ़ी बिजी होते हैं लेकिन हमेशा कुछ टाइम निकालते हैं मेरे लिए। यूनिवर्सिटी वगैरह पूछते हैं, दोस्तों का पूछ लेते हैं कि सब ठीक जा रहा है। आपकी जितनी ज़्यादा मसरूफियत होती है तो फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम कैसे मैनेज करते हैं? एक तो मैंने पिछले कुछ साल से ये सिलसिला शुरू किया कि जी साल में एक दफ़ा 2-2.5 हफ्ते छुट्टी लेके तो कहीं जाना ज़रूर है। उसमें फिर काफ़ी बॉन्डिंग फैमिली के साथ हो जाती है। बच्चों के साथ आप फिरते हैं, मुख्तलिफ नई जगह देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एडवेंचर होता है। फिर ये था कि वीकेंड्स के ऊपर कभी इकट्ठे हम ब्रंच के लिए चले गए या कभी डिनर के लिए चले गए, तो वो भी था। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, इनकी मेहरबानी है कि समझने में टाइम देता हूँ, कि मैं ज़ाती तौर पर हमेशा वक्त के साथ स्ट्रगल करता रहा हूँ। क्योंकि इधर आने से पहले भी जाहिर है कि मेरे प्रोफेशनल एक एक्टिविटी भी थी। उसके अलावा मैं वीकली कॉलमनिस्ट भी था एक अखबार के साथ, और भी कुछ ना कुछ मीडिया के साथ एंगेजमेंट रहती थी। कुछ रिसर्च के ऊपर भी था फोकस। कई चीज़ें ऐसी थी जो बड़ी कंपीटिंग प्रायोरिटीज़ थी। लेकिन अब इस जगह पे आके तो मुझे लगता है कि वक्त बिल्कुल मैनेज करना मुश्किल हो गया है। सबसे जो बड़ी स्ट्रगल है वो ये है कि मैं जिम रेगुलर सुबह उठ के सबसे पहले जिम जाता हूँ। अब 1 महीने से मैं जिम नहीं गया, और बच्चे भी जाहिर है मैं समझता हूँ कि वो उतना टाइम नहीं दे पा रहा जो देना चाहिए। बाबा किस बात पर गुस्सा ज़्यादा करते हैं? मेरा ख्याल है ओवर द ईयर्स पढ़ाई के ऊपर काफ़ी क्लैशेस हमारे हुए हुए, और बस वही मुझे लगता है कभी कभी ज़रा ज़्यादा ही उन्हें प्रेशर किया हुआ है। लेकिन बस यही है कि वो चाहते हैं कि मैं पढ़ाई में ठीक कर लूँ, मैं पढ़ाई वगैरह कर लूँ। मैं समझ सकता हूँ, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मेरा ख्याल है उसी के ऊपर ज़रा ज़्यादा हमारे हुए। बच्चों से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? बच्चों से जी एक्सपेक्टेशन बड़ी सादा सी है पर मुश्किल है। और वो एक्सपेक्टेशन ये है कि ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि उनसे दुनिया को और लोगों को फ़ायदा हो। तो मेरी इनको हमेशा यही मेरी ख्वाहिश इनके बारे में रही है कि ये भी किसी ना किसी हवाले से सोसाइटी में, कम्युनिटी में, मुल्क में कोई इजाफा करें। एक तो ये है। दूसरा ये है कि अल्लाह से ताल्लुक़ बड़ा अहम है, क्योंकि जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ है उसको किसी सिफारिश, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये चीज़ इसमें आए, इनमें सब में आए। तीसरा ये है कि कुछ उसने भी इशारा किया उस तरफ कि आप जितना देते हैं अल्लाह आपको और नवाजता है। तो मेरे ख्याल में कि हम भी एक कंडुइट हैं, यानी कि ना तो पैसा, ना कोई दौलत, ना कोई चीज़ हमारी अपनी होती है, बस एक तरफ से आ रही है, निकलने दें, फिर वापस भी आएगी। फ़्लो दुनिया का इसी तरह चलता है। तो ये 3-4 मेरी चीज़ें मैं समझता हूँ कि अगर ये सीखें और ये अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो शायद इनको फ़ायदा होगा। आपके अपने गोल्स क्या है? क्या बाबा के फुटप्रिंट्स फॉलो करेंगे या अपना रास्ता बनाएंगे? मेरे लिए मेरा ख्याल है अभी रास्ता मेरा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन बाबा ने वही सिखाया कुछ वैल्यूज़ हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं मैं अपहोल्ड करूं, लेकिन एट द सेम टाइम जो मैं ज़िंदगी में करना चाहता हूं, जो इंजीनियरिंग है या कुछ भी मैं आगे करना चाहता हूं, वो मैं अपने तौर पे कर सकूं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों चीज़ें जो हैं ये एक टाइम पे हो सकती हैं, और वही एक्सपेक्टेशंस बाबा ने हमेशा से रखी है। ये एक जनरेशन गैप है कि आप जब इस एज में थे तो आपकी बड़ी फॉरवर्ड थिंकिंग थी, जबकि वो अभी कुछ और डायरेक्शन में सोच रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम लोग उस वक्त नाइफ थे। हम लोग दुनिया का बड़ा सिंपल व्यू लेते थे। हमारे बच्चे ये बड़े अवेयर हैं। इनको पता है कि इस वक्त जो प्लान किया जाता है वो प्लान चेंज होता है। ये हमसे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं दुनिया की, जो चैलेंजेस हैं। हमारा तो ख्याल था कि ज़िंदगी बड़ी सिंपल है। पहले सोचा कि जी इंजीनियरिंग करेंगे तो बस किसी जगह नौकरी करेंगे। फिर हमने कहा चलो जी मुकाबले का इम्तिहान देते हैं, अब सारी ज़िंदगी यही करेंगे। प्लान जो था वो तो हर कुछ साल बाद बदलता गया, तो उस प्लान की कोई वैल्यू नहीं थी। मेरे ख्याल में ये बेहतर अप्रोच है, मैं समझता हूँ। और ये हमारी जनरेशन को इनसे सीखना चाहिए कि वैल्यूज़ फिक्स्ड होनी चाहिए और प्लान्स चेंज भी हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। फिर एडवेंचर का मज़ा भी आता है, आप दुनिया एक्सप्लोर भी करते हैं, ज़िंदगी का भी एक्सप्लोर करते हैं, ऑप्शंस ओपन रखें। और मैं आपको एक और बात बताऊँ कि मैं जब अपने बच्चों से
और इनकी उम्र के बाकी जो यंगस्टर्स हैं उनसे एंगेज करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि हम तो डार्क एजेस में रहते थे, ये इतने अवेयर हैं, इनसे बात आप दुनिया के किसी टॉपिक पे कर लें या आपको व्यू देते हैं। हम तो उस वक्त ना इंटरनेट का एज था उस वक्त, ना कोई और कनेक्टिविटी थी। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, हमसे बहुत बेहतर जनरेशन है। पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ये बड़ी अच्छी जनरेशन साबित होगी। हसान खावर से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। आपके लिए ये एक कम्प्लीमेंट है कि अब तक पंजाब में जितने भी मशीरे इत्तलाआत आए हैं, आप उन सब से ज़्यादा पढ़े लिखे, और ये ओहदा खासा चैलेंजिंग भी है। गुज़श्ता हुकूमतों की नाक़िस कारकर्दगी दिखाने के साथ साथ क्या मौजूदा हुकूमत की अच्छी कारकर्दगी सामने लाने की भी कोई स्ट्रेटजी है? बिल्कुल है। देखिए, अवाम को 3 तरह के मैसेज देने पड़ते हैं और देने चाहिए। एक मैसेज ये है जो सियासी है, सियासत के क्या रंग हैं और कैसे सियासत जो है अवाम की ज़िंदगी को मुतासर करती है। कंपैरिजन भी ज़रूरी, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं उसको पीछे से बेहतर भी होना चाहिए, मुख्तलिफ भी होना चाहिए, और ये अवाम को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कैसे बाकी हुकूमतों से बेहतर है। मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम आवाम को बताएं कि महंगाई क्यों है और इसको दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट का जो कंपैशनेट एंगल है उसको भी सामने लाना है, उनको बताना है कि हुकूमत उनके साथ खड़ी है और हुकूमत को इस बात का एहसास है कि उनकी क्या मुश्किलात हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, मसलन हम हुकूमत पंजाब ने 360 अरब का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज दिया। ये बड़ा आसान था तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए कि वो 360 अरब जो है कोई 2 से 3 मनसूबे लाहौर के सेंटर में बनाकर उसमें झोंक देते और सारा दिन हम वहाँ पे तस्वीरें खिंचवाते। उस 360 अरब को पूरे पंजाब में तकसीम करना मुश्किल काम था। उसमें जाहिर है कि छोटे बड़े प्रोजेक्ट हर तरह के होंगे, उसमें हर ज़िला हर तहसील अपनी ज़रूरत के हिसाब से तरक्याती स्कीमें बनाएगा। ये है वो तरीका जो आपको 11-12 करोड़ लोगों के सूबे के लिए चाहिए। लेकिन हमारे जो पेश रौ थे, अगर उन्होंने ये रविश सेट कर दी कि 27 किलोमीटर पे एक ट्रेन बनाकर तस्वीरें खिंचवाओ, तो लोगों को उस माइंड सेट से निकालना पड़ेगा। क्योंकि पंजाब सिर्फ लाहौर का नाम नहीं है, लाहौर पंजाब का दिल है, लेकिन दिल तो दिल होता है, दिल के साथ जिस्म भी ज़रूरी है। इसी तरह पंजाब की जो सियासत है वो हमेशा तख्ते लाहौर की नज़र रही, और ये कहा जाता था कि जो जिसका लाहौर है उसका पंजाब है। ये माइंड सेट भी मैं समझता हूँ कि पंजाब के लिए और पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। उसकी वजह यह है कि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, और मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो जनूबी पंजाब के लिए किया, ना आज से पहले कभी हुआ, ना कोई और कर सकता था। मुखालफिन का ये कहना है कि आप भी उस्मान बुज़दार साहब का इंतखाब नहीं है बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान का है। अगर मैं वज़ीर आज़म साहब का इंतखाब हूँ तो मेरे लिए तो बाइसे फ़ख्र है, लेकिन बात यह है कि मेरा तो इंटरव्यू वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने किया। मेरा कोई इंटरव्यू इस्लामाबाद में नहीं हुआ, ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। मेरा कोई इंटरव्यू वज़ीर आज़म साहब के साथ नहीं हुआ, एक ही इंटरव्यू हुआ। उसी के बाद मुझे उन्हीं की तरफ से ये ऑफ़र की गई। मैं तमाम डायरेक्शंस भी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से लेता हूँ, सारे फ़ैसले हुकूमत पंजाब के लेवल पे होते हैं। तो मुझे तो आज तक ना कोई फ़ोन आया, ना कोई इतला आई, ना कोई हुक्म आया। देखिए, अफसाना साजी जो है वो तो हमारा एक मशगला भी है, लेकिन हकीकत कई दफ़ा इतनी दिलचस्प नहीं होती। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी से हमेशा यही तवक्को की जाती रही है कि पंजाब से नून लीग की छाप ख़त्म की जा सके, ताकि आइंदा इलेक्शन में नून लीग का वोट बैंक कम किया जा सके। तो इस हवाले से आपकी क्या कोई ख़ास हिकमत अमली है? देखिए, पंजाब से मेरे ख्याल में नून लीग की छाप ख़त्म हो चुकी है। और दूसरी बात यह है कि पंजाब में ज़ाहिर है कि नून लीग से भी मुकाबला है, लेकिन तहरीक इंसाफ इस वक्त वाहिद कौमी जमात है, नून लीग अब पंजाब की जमात है। तो मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ नून लीग से है। एक वाहिद कौमी जमात है जिसकी हर सूबे के अंदर रिप्रेजेंटेशन है। पंजाब के अवाम ने यह देख लिया है, अवामी लीडर जब सामने आते हैं तो अवाम का ख्याल होता है, किसी एक तबके का, किसी एक शहर का ख्याल नहीं होता। जो नून लीग के दौर में किए गए, आज वही ठेके बावजूद महंगाई के आधी कीमत पे हो रहे हैं। लोगों ने ये देख लिया कि वो जो ठेकेदार मॉडल था कि आप अरबों रुपया सरकार के हेल्थ फैसिलिटीज़ में डालें, उसका नतीजा कोई नहीं निकला। लेकिन अगर अवाम के हाथ में पैसे दिए जाएं कि वो प्राइवेट हस्पतालों में जाकर अपना इलाज कराएं जहाँ से अमीर आदमी कराता है, तो ये मॉडल है जो चलने वाला है। अवाम को ये नज़र आ रहा है।